मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़े बड़े राजा हैं। ठीक है। और आपने अपने राज्य को बड़ा कर लिया, बहुत सुखद साम्राज्य बना लिया आप लोगों ने, और दोनों अपने अच्छे अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो सोच को ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है तो उससे तो आपकी कभी लड़ाई होगी नहीं, आप लोग दोनों साथ में ग्रो करेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे। बट रियलिटी में जब दो तलवारें एक म्यान में रहती हैं तो प्रॉब्लम होती है। जब दो इक्वल लोग बहुत स्ट्रांग होने लगते हैं तो उन लोगों में चाहे दोस्ती भी हो, उनमें आपस में मनमुटाव होने लगता है। इस वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा पेलोपोनेशियन वॉर्स की। ये एक बहुत पुराने जमाने का बहुत ही बड़ा वॉर था। उस जमाने में ऐसा कहते थे कि ये वर्ल्ड वॉर था। पेलोपोनेशियन वॉर्स के पहले जितनी भी लड़ाइयां होती थी वो नॉर्मली कुछ घंटों में, कुछ दिन या मैक्सिमम एक हफ्ते में खत्म हो जाती थी। बट ये जो वॉर था, इसके बाद वो समय शुरू हुआ कि लड़ाइयां चलती थी सालों साल तक। और ये एक इतनी इंपॉर्टेंट, एक ऐसी लड़ाई थी जिसने सारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को, लड़ाई के रूल्स को बिल्कुल बदल के रख दिया। कहानी शुरू होती है 431 बीसी में। उस जमाने में एथेंस नाम का एक सिटी स्टेट था जो बहुत ताकतवर था। उसने अपने साथ कुछ और सिटी स्टेट्स को मिला के, 150 सिटी स्टेट्स को मिला के एक ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप का नाम था द डिलियन लीग। ये ग्रुप आज के यूनाइटेड नेशंस की तरह था। मतलब इन्होंने मिलकर ये आपस में ये समझौता कर लिया कि आपस में ये सारे सिटी स्टेट्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। किसी ने भी किसी पे हमला किया अगर, तो ये सारे मिलकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसके बदले में उन सबको, इस ग्रुप को चलाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते थे, अपने हथियार, अपनी नेवीज, अपनी शिप्स देनी पड़ती थी। जब उन्होंने पर्शिया को हरा दिया, फिर उसके बाद इस ग्रुप के कुछ मेंबर्स थे, कुछ सिटी स्टेट्स थे, उनको लगने लग गया कि यार अब हम इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हमको इस ग्रुप में रहने की जरूरत नहीं है, अब हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनको इसलिए भी लग रहा था क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ग्रुप में रहते हैं तो उनको पैसे देने पड़ते हैं, अपने फौजी देने पड़ते हैं। उनको सब नहीं चाहिए था, तो उनको उस ग्रुप से बाहर आना था। परंतु इस ग्रुप का सबसे ताकतवर प्लेयर था एथेंस, और उसको यह बात मंजूर नहीं थी। इस ग्रुप में आपको जुड़ना तो आसान था, बट इस ग्रुप से निकलना आसान नहीं था। वो इसलिए क्योंकि एथेंस इस पूरे डिलियन लीग में से किसी भी कंट्री को बाहर निकलने नहीं देता था। और आपने ये तो देखा ही होगा कि इंसान की फितरत होती है कि अगर आप उसको कोई चीज करने के लिए मना करो तो फिर तो उसको और होती है चुल कि मुझे करना ही है वो काम। तो जब वो देख रहे थे कि उनको एथेंस बाहर नहीं निकलने दे रहा है, तो कंट्रीज को लगने लग गया कि हमको बाहर निकलना है। और इसकी वजह से भी एथेंस क्या कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था, तो इन सारी कंट्रीज को लगने लग गया कि अब ये एक ग्रुप नहीं रहा, ये एक डिलियन लीग नहीं रह गई, अब ये एथेनियन अंपायर बनता जा रहा है। मतलब एथेंस इतना ताकतवर हो चुका है कि वो हम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये हमको नहीं चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई डिलियन लीग और एथेंस की। बट पूरे ग्रीक अंपायर में एक और कंट्री थी जो बहुत ताकतवर थी, और उस कंट्री का नाम था स्पार्टा। स्पार्टा और स्पार्टन्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। उनकी एक बहुत फेमस पिक्चर है 300, वो देखी होगी आपने शायद। स्पार्टा का भी अपना एक ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम था द पेलोपोनेशियन लीग। तो पूरे ग्रीक अंपायर में जितने भी सिटी स्टेट्स थे वो इन दोनों लीग्स में बटे हुए थे। जैसे एथेंस बहुत ताकतवर था, वैसे ही स्पार्टा बहुत ताकतवर था। एथेंस और स्पार्टा, इन दोनों कंट्रीज ने मिला के अपनी फोर्सेस को पर्शियन लोगों को हराया था, और इस वजह से इन लोगों में दोस्ती थी। बट उसके बाद जब उन्होंने पर्शियन लोगों को हरा दिया और ये अपने साथ अपने में आ गए, तो इन्होंने आपस में संधि की कि हम आपस में कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे ताकि हम दोनों लोग ग्रो कर पाए। इस संधि के बाद स्पार्टा ने देखा कि यार एथेंस तो बहुत ग्रो कर रहा है, उसने सारे डिलियन लीग के मेंबर्स को एकदम बुली करके रखा है, उनको अपने इशारों पर नचा रहा है, और वो तो ग्रो कर रहे हैं, उनकी नेवी इतनी स्ट्रांग हो रही है, और स्पार्टा उतना मजबूत नहीं हुआ था। तो इस वजह से स्पार्टा के मन में एथेंस को लेके डाउट आने लग गया। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं स्पार्टा के मन में, एथेंस के मन में, ये इंसान नहीं, ऑब्वियसली कंट्रीज हैं। बट अगर आप देखें बड़े ग्रैंड स्केल ऑफ थिंग्स में, सारे कंट्रीज अल्टीमेटली इंसानों की तरह ही बिहेव करते हैं। तो इसमें जैसे हुआ कि स्पार्टा को लगने लगा कि यार ये एथेंस जो इतना ग्रो कर रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और उसी के साथ साथ एक बार पेलोपोनेशियन लीग की एक बार सभा हुई, उसमें एक कंट्री था, उन्होंने कहा कि ये डिलियन लीग के साथ जो कर रहा है एथेंस, ये सही नहीं है, इसको हमको कंट्रोल करना चाहिए, हमको कुछ का जवाब देना चाहिए। क्योंकि एथेंस क्या कर रहा है कि उनको तो कंट्रोल कर ही रहा है, और उसके जो उनको जो इतना कॉन्फिडेंस हो गया अपने ऊपर कि वो जो उनको करना वो करेंगे, उस वजह से वो हम लोग को भी तंग कर रहे हैं। और स्पार्टा जो हमारे लीग का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, वो कुछ कर नहीं रहा है। तो ये कंट्री थी जिसने सब कहा। उस कंट्री का नाम था कोरिंथ। ये दरअसल एक सिटी स्टेट था, और इसने स्पार्टा को उंगली की कि यार तुम उनको कुछ उनसे डील करो यार एथेंस के साथ। उसके बाद डिलियन लीग के कुछ मेंबर्स के बीच में और पेलोपोनेशियन लीग के कुछ मेंबर्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, और इस तरह से इनडायरेक्टली एथेंस और स्पार्टा आपस में लड़ने के लिए आ गए। यह साल था 431 बीसी। इस साल में स्पार्टन किंग आर्किडेमियस ने एथेंस को इन्वेड कर दिया। परंतु इस बात से एथेंस बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, उनको बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे उनके पास एक बहुत पावरफुल नेवी है। और साथ ही साथ एथेंस ने अपनी सिटी के आसपास एक बड़ी सी दीवार बना कर रखी थी।
उस दीवार के थ्रू उन्होंने अपने सारे रूट्स को प्रोटेक्ट करके रखा था और उनको पता था कि अगर स्पार्टन किंग आएंगे और अपने सारी फौज को लेके आएंगे और हमारे देश को, हमारी सिटी को पूरी तरह घेर लेंगे, उनको पता था कि स्पार्टन्स बहुत देर तक ये सीज वाला काम नहीं कर सकते, हमको घेर के बहुत देर तक बैठ नहीं सकते। वो फाइनली गिव अप मार के चले जाएंगे और तब तक हम अपना नेवी को यूज करके हम अपनी सिटी को सप्लाई करते रहेंगे। इस वजह से एथेंस का जो लीडर था वो कन्विंस था कि हमको स्पार्टन्स हरा नहीं सकते। एथेंस का लीडर पेरिक्लस ये बात जानता था कि स्पार्टन्स को ये सीज वॉरफेयर की अच्छी समझ नहीं है और ये बात बिल्कुल सही भी थी। इस वजह से अभी तक एथेंस का डोमिनेंस, उसका दबदबा बरकरार था। पर फिर कहानी बदली साल 429 बीसी में। उस साल में एथेंस में आ गया प्लेग। वो प्लेग एथेंस के अंदर बहुत तेजी से फैलने लग गया और उसकी वजह से 30,000 लोग की जान चली गई। उस जमाने में ये बहुत बड़ा नंबर था और स्पेशली उस सिटी के लिए जो सिटी ऑलरेडी अंडर अटैक है। इमेजिन करने के लिए आप सोच लीजिए कि जब अभी कोविड का टाइम चला था तब कैसे पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया था और उस टाइम तो किसी की लड़ाई भी नहीं चल रही थी। बट अब इमेजिन करिए कि किसी एक सिटी स्टेट पे हमला हुआ है और उस सिटी स्टेट में सब प्लेग फैल गया है और बाहर से उस सिटी स्टेट को अटैकर्स वहां पे आके बैठे हुए हैं उन पर अटैक करने के लिए। तो ये लोग बहुत बुरी दुविधा में फंस गए और इसी दौरान, इसी प्लेग के चलते एथेंस का जो लीडर था पेरिक्लस, उसकी भी डेथ हो गई। इस वजह से एथेंस की लीडरशिप पूरी तरह चरमरा गई। पर साथ ही साथ जो बाहर स्पार्टन्स वेट कर रहे थे वो जानते थे कि अंदर प्लेग फैल गया, तो इस वजह से वो लोग भी डर गए। उनको लगा कि यार ये प्लेग ना फैल के बाहर आ जाएगा, हम लोग को हो जाएगा, इसीलिए स्पार्टन्स लोग वहां से चले गए। तो इस तरह से कुछ हुआ नहीं, मतलब स्टेलमेट रह गया, ना एथेंस यहां पे जीते ना स्पार्टन्स जीत गए। बट इनका जो लड़ाई थी ये हल्की हल्की बरकरार रही। आने वाले सालों तक थोड़ी थोड़ी लड़ाई चलती रही। इन छोटी छोटी लड़ाइयों में नॉर्मली एथेंस आगे रहता था क्योंकि उसकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। उसके बाद साल 421 में, यानी जब से लड़ाइयां मेन शुरू हुई थी वहां से 10 साल के बाद एक इन दोनों में संधि हो गई, इन दोनों कंट्रीज में, और उस संधि का नाम था द पीस ऑफ निशियस। इस संधि में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आगे आने वाले 50 सालों तक आपस में युद्ध नहीं करेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं पहला पेलोपोनेशियन वॉर 431 में शुरू हुआ और 421 में खत्म हो गया। पर इसको पहला इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी कहानी बाकी है। जबकि एथेंस और स्पार्टा में पीस हो चुका था, उन लोगों में संधि हो चुकी थी, फिर भी इस पीस के टाइम इन दोनों के जो सिटी स्टेट्स थे, इन दोनों के जो साथी एलाइज थे, उन लोगों में आपस लड़ाई होती रहती थी। इस वजह से ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली स्पार्टा और एथेंस लगातार इनडायरेक्टली लड़ाई में इन्वॉल्व थे। बात यह हो रही थी कि एथेंस की नेवी बहुत स्ट्रांग थी और स्पार्टा की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। तो इसीलिए ऐसा कहते थे कि एथेंस की नेवी पानी में वेल की तरह है, ब्लू वेल की तरह, और स्पार्टा की आर्मी जमीन पे हाथी की तरह है। दोनों को हराना इतना आसान नहीं है। इन दोनों कंट्रीज में संधि थी कि हम 50 साल तक लड़ाई नहीं करेंगे। बट टर्निंग पॉइंट आया साल 415 बीसी में। उस टाइम एथेंस का एक यंग पॉलिटिशियन लीडर था, उसका नाम था एल्किबियाडिस। उसने अपने लोगों को कन्विंस किया कि हमको स्पार्टा को हराना चाहिए। बट स्पार्टा को हराने का जो तरीका है हमारा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम स्पार्टा पर अटैक करें। हम स्पार्टा के एक साथी सिटी स्टेट सिसिली पर अटैक करते हैं। वहां पे सायराकुस नाम की एक जगह है। अगर हमने सायराकुस को हरा दिया तो हमारे पास सायराकुस की जो संपत्ति है, वहां के जितने भी रिसोर्सेज है वो हमको मिल जाएंगे और साथ ही साथ स्पार्टा कमजोर हो जाएगा। तो हम इनडायरेक्टली इस तरह से स्पार्टा को लड़ाई में हरा पाएंगे। ये चीजें बोल के एल्किबियाडिस ने अपने लोगों को कन्विंस कर लिया, और इसलिए भी कन्विंस कर लिया क्योंकि वो बहुत ही अच्छा पब्लिक स्पीकर था। तो इसलिए अगर आपकी बोलने की कला बहुत अच्छी है ना, तो आप बहुत कुछ लोगों से करवा सकते हैं। पर उसके इस प्लान से बहुत लोग खुश नहीं थे, क्योंकि वो ये कह रहा था कि हम अभी लड़ाई कर रहे हैं एथेंस से इनडायरेक्टली, बट हम लड़ाई को कहीं और लेके जाएं। मतलब यहां स्पार्टा है, यहां एथेंस है। वो कह रहा था कि हम अलग जाके लड़ाई करते हैं और इसकी वजह से स्पार्टा पे इंपैक्ट होगा। तो इस वजह से बहुत लोग खुश नहीं थे कि यार ये अलग कहां लेके जा रहा है। बट क्योंकि वो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर था और उसके अंदर वो कला थी लोगों को कन्विंस करने वाली, तो उसने ये भी कन्विंस किया कि हमको अटैक करना चाहिए, और ये भी कन्विंस कर लिया कि उस पूरे एक्सपेडिशन को लेके, उस पूरे मिलिट्री कैंपेन का लीडर भी कोई बनेगा। बट जब ये कैंपेन एक्चुअली शुरू हुआ तो सिचुएशन ऐसी खराब हुई कि जो एल्किबियाडिस, जिसने सब करवाया था, वो वहां से भाग गया। और अब सारी जो फोर्स है, एथेनियन फोर्स, वो सारे पहुंच चुकी है और उनको लीड तो करना है। तो निशियस, जिस इंसान ने 50 साल वाली ट्रीटी करवाई थी और जिस इंसान ने सायराकुस जाने के लिए मना किया था, उस इंसान को अब लीडर बना दिया गया। अब वो उसको लीडर बना दिया है, उसको भरोसा नहीं है इस लड़ाई में, फिर भी वो लड़ाई तो करना है उसको क्योंकि उसका वो ऑर्डर है। तो उसने वहां पे लड़ाई तो की, बट उसको कोई खास सक्सेस नहीं मिल रही थी। निशियस हमेशा से इस बात को लेकर कन्विंस था कि सायराकुस पे अटैक करना कोई पॉइंट नहीं बनता। जब वो लड़ाई कर रहा था तो उसको लग रहा था कि यार ये पॉइंटलेस है, तो उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया कि भाई हम यहां से रिट्रीट करेंगे। बट जब उनको रिट्रीट करना था, उस दिन वहां पे लग गया एक चंद्र ग्रहण। और फिर निशियस जो था भाई, वो था एक सुपरस्टिशियस इंसान, अंधविश्वासी इंसान था वो। तो उसको लगा कि यार अगर चंद्र ग्रहण लग गया तो यार ये अच्छा शगुन नहीं है। उसने
अपने जो ऑर्डर दिए थे रिट्रीट करने वाले, उसने बोला कि हम अभी रिट्रीट नहीं करेंगे, हम रिट्रीट करेंगे 27 डेज के बाद। आप सोचिए कि जब आपकी सेना की हालत इतनी खराब है, आपको जल्दी से वहां निकलना है, और आप एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 27 दिन तक अगर वहां रुक जाओगे, क्या हालत होगी फिर। अब हुआ यह कि जो 27 दिन तक वहां पर उनकी फोर्सेस रुक गई, उनके ऊपर लगातार सिराक्यूज़न फोर्स ने, जिनको अब स्पार्टन भी सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, और ये पूरा कैंपेन जो था, जितनी फोर्सेस थी उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। और इस तरह ये सिराक्यूज़न कैंपेन जो था वो कंप्लीटली एक डिजास्टर साबित हुआ एथेंस के लिए। ये बात सब समझ चुके थे कि एथेंस की जितनी भी ताकत है उसका सोर्स है उनकी नेवी। अगर उनको नेवल बैटल्स में हरा दिया जाए तो एथेंस को कैप्चर किया जा सकता है। और यह हुआ साल 405 बीसी में। एक स्पार्टन किंग लाइसेंडर ने अपनी नेवी को लेके एथेनियन नेवी की फ्लीट को हरा दिया। एक बार एथेंस की नेवी हार गई तो जानते थे कि अब उनको डिफेंड करने के लिए उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो स्पार्टन आर्मी से टकरा पाए। तो इसीलिए 404 बीसी में एथेंस ने सरेंडर कर दिया स्पार्टा के सामने। और इस तरह से दूसरा पेलोपोनेशियन वॉर, जो इतना भीषण इतने सालों तक चला था, उसका अंत हुआ। उन्होंने ये बोला सबसे पहले कि जो तुम्हारी जो वॉल्स हैं जो सिटी के आसपास है वो तो गिराओ पहले, तो उन्होंने वो वॉल्स तोड़वा दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो एथेंस में जो डेमोक्रेसी थी, लोगों का राज्य था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। स्पार्टा ने कहा कि अब एथेंस में कुल मिला के 30 टायरेंट्स राज करेंगे। और ये 30 टायरेंट्स ऐसे लोग थे जिनका स्पार्टा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। तो इसीलिए स्पार्टा जानता था कि ये 30 लोग जो हैं ये हमारे ही मुट्ठी में रहेंगे, इसलिए उन्होंने ये सेटअप कर दिया गवर्नमेंट का और डेमोक्रेसी को हटा दिया। उसी के साथ साथ डिलियन लीग भी खत्म हो गई। बट ये जो 30 टायरेंट्स का सिस्टम किया था स्पार्टा ने, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ नहीं। सिर्फ 4 साल के अंदर एथेंस के लोगों ने उनको फिर हटा दिया और वापस एथेंस में आ गया प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी। हालांकि पेलोपोनेशियन वॉर में स्पार्टा की विजय हुई, बट ये पूरा वॉर पूरे ग्रीक एम्पायर के लिए बहुत ही खराब था, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए थे। इतनी भीषण लड़ाई हुई थी और सबका नुकसान हुआ। स्पार्टा जीता था, बट स्पार्टा और एथेंस दोनों बुरी तरह वीक हो गए थे, इकोनॉमिकली भी वीक हो गए थे, उनकी मिलिट्री वीक हो गई थी। और इसीलिए फिर इन्हीं ग्रीक सिटी स्टेट्स को फाइनली अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हरा दिया, क्योंकि अब ये लोग कमजोर हो चुके थे। और इस तरह से ग्रीक साम्राज्य का जो गोल्डन फेज था उनके पूरे साम्राज्य का, वो खत्म हो गया। इस पूरे पेलोपोनेशियन वॉर के बारे में मुझे 3 बातें बहुत ही स्ट्राइक करती हैं। पहली बात, पूरे वॉर के दौरान जनरली एथेंस ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में था, क्योंकि उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, और इसी वजह से एथेंस में थोड़ा ईगो था। स्पार्टा ने 2-3 बार उनके साथ पीस करने की कोशिश की, संधि करने की कोशिश की, बट जनरली एथेंस लोग पीस को लेके बहुत ज्यादा ना एक्साइटेड नहीं थे। उनको था कि हम इनको हरा देंगे स्पार्टा को, इसलिए वो बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे पीस में। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि अगर आप स्ट्रांग पोजीशन में भी हो, तो अगर आपका दुश्मन अगर आपके सामने पीस लेके आ रहा है और आपको लग रहा है कि उसमें आपका बहुत नुकसान नहीं है, तो शायद से कई बार कंसीडर करना चाहिए पीस को भी। दूसरी बात जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि आपने सुना होगा ये कहावत कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो अभी स्पार्टा और एथेंस, अभी इनकी लड़ाई हो रही थी, बट इसके पहले इनमें बहुत दोस्ती थी और इन्होंने मिलके पर्शिया के साथ लड़ाई की थी, उनको हराया था। बट अब देखिए, जब इन दोनों दोस्तों में लड़ाई होने लग गई स्पार्टा और एथेंस में, तो स्पार्टा ने पर्शिया की मदद ली थी एथेंस को हराने के लिए। उस कंट्री की मदद ली थी जिसको स्पार्टा ने हराया था, अभी उसकी मदद लेके उन्होंने एथेंस को हराया। जो चंद्र ग्रहण लगा, जिसको देख के एथेनियन कमांडर निसियस ने बोल दिया कि रिट्रीट रोक देते हैं, 27 दिन बाद यहां से निकलेंगे, उस वजह से पूरी तरह सिराक्यूज़ कैंपेन एकदम ही मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। और अगर वो उस समय 27 दिन तक वहां सोल्जर्स को नहीं रोकता, तो शायद वो लोग वहां से निकल जाते और शायद उनकी नेवी स्ट्रांग रहती और आगे शायद स्पार्टा से टक्कर ले पाती। बट उस कैंपेन की गलती की वजह से, उस एक लूनर एक्लिप्स के अंधविश्वास की वजह से इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया और इतनी बुरी हालत हो गई। अंधविश्वास एक बहुत ही ताकतवर चीज होती है, और अगर आप में अंधविश्वास है और इसके बारे में आपके दुश्मन को पता चल गया, तो वो आपके अंधविश्वास को ना आपके खिलाफ इतना ट्विस्ट करके इस्तेमाल कर सकता है। इसके बारे में एक सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई थी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका नाम है ऑपरेशन फैंटासिया। अगर आपको वीडियो देखना है तो इसका लिंक आपको यहाँ कॉर्नर पे मिलेगा और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इसीलिए इस बात को याद रखिए कि अंधविश्वास अगर आपको है तो इसके बारे में आपके दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए। पेलोपोनेशियन वॉर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बड़ा वॉर था, ये वर्ल्ड वॉर्स के बराबर था। इसीलिए इसके बारे में एक वीडियो में बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बताई नहीं, मैंने बहुत ही शॉर्ट में इस वीडियो को बनाया है। बट अगर आप इसके बारे में पूरी तरह डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी बुक है जिसको मैं रिकमेंड करूंगा। उस बुक का भी नाम है द पेलोपोनेशियन वॉर। ये बुक डोनाल्ड केगन ने लिखी है, बहुत ही कमाल की बुक है। अगर आप वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक
आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हिस्ट्री में जनरली इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।